ओके। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो 41 क्वेश्चन में है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, पब्लिक डेट, पब्लिक रेवेन्यू। तो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट और कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो हम जानते हैं कि दो पॉलिसी होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक आपका फिस्कल पॉलिसी। ओके। तो एक आपका जो राजस्व नीति होता है और एक मौद्रिक नीति। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई डील करती है। आरबीआई या हम कह सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, एमपीसी। ओके, कुछ चीजें एमपीसी और कुछ चीजें जो हैं आरबीआई। और जो आपका फिस्कल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे करती है, यानी कि जिसके पास लोकसभा में मेजोरिटी है वो गवर्नमेंट करती है। तो बैंक रेट ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मॉनेटरी पॉलिसी का ये है। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटी डायरेक्ट आरबीआई सेल करती है, तो वो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है। लेकिन पब्लिक से जो डेट लेना है और जो पब्लिक रेवेन्यू जो आएगा, यानी टैक्सेशन के फॉर्म में या डिफरेंट तरीके से, तो वो जो है वो आरबीआई का काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी में आता है। तो पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू फिस्कल पॉलिसी में आता है। ओके। तो ये कह रहा है एमपीसी कौन है, मनी मॉनेटरी पॉलिसी में कौन है, तो 1 एंड 2 ओनली। सी। नेक्स्ट कह रहा है, विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इन्फ्लेशन के संबंध में कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ये करेक्ट है। पहला, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। नहीं, ये हम जानते हैं कि मेनली जो आज के डेट में है वो आपका एमपीसी का काम है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसमें आरबीआई के मेंबर 3 होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको नॉमिनेट करती है। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। इनफैक्ट इसका हाफ रोल है, और इनफैक्ट यदि टाई अप होता है थ्री थ्री इक्वल, तो आरबीआई के गवर्नर का जो रोल है वो आपका उस टाई अप को खत्म करने के लिए उनका कास्टिंग वोट उनके पास अधिकार है। तो ऑब्वियसली आरबीआई के पास ही ज्यादा पावर है, तो ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है, डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। ये ऑलरेडी हम देखे थे कि मनी यदि कम है, डिमांड सप्लाई रूल के अनुसार मनी कम है मान के चलो इकोनॉमी में, तो जो है इन्फ्लेशन एक तरह से मनी ज्यादा रहता है, तो ज्यादा पैसा लोग है तो ज्यादा पैसे पे करने के लिए तैयार रहते हैं। पैसे कम रहेगा तो लोग जिनके पास परचेजिंग पावर नहीं है वो कुछ लोग मार्केट से बाहर हो जाएंगे, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो ये सही है, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। नो, ये बढ़ाने का काम करेगा, तो डी आपका गलत है। नेक्स्ट का रहा, there has been a persistent deficit budget year after year. Which of the following actions can be taken by the government to reduce the deficit? तो गवर्नमेंट जो डेफिसिट रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकती है। तो पहला देखो, रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का डे टू डे एक्सपेंडिचर है उसको कम करके। तो यस, यदि आप खर्च कम करोगे तो डेफिसिट कम होगा, तो पहला तो सही है। दूसरा है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम। नो, नए वेलफेयर स्कीम स्टार्ट करोगे तो और पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पैसा खर्च करोगे तो वो डेफिसिट को और बढ़ाएगा, तो ये आपका नहीं होगा, ये डेफिसिट को बढ़ा देगा। नेक्स्ट है, रेशनलाइजिंग सब्सिडी। रेशनलाइजिंग सब्सिडी का मतलब है कि जो सब्सिडी जरूरत है प्रॉपर तरीका से उसी को दें, अननेसेसरी सब्सिडी को नहीं देना। जैसे आप देखो, पहले पेट्रोलियम में सब्सिडी दी जाती थी, उस सब्सिडी को हटा दिया गया। इनफैक्ट अब आज के डेट में पैसा वसूल करती है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बहुत सारा, उसी से पैसा आता है। तो ये रेशनलाइजिंग सब्सिडी, यस। तो 1 एंड 3 आपका हो गया। 2 जहां है वो हटा दो, चूंकि 1 एंड 3 हो गया, ये भी हटा दो 2 इसमें, तो ये आपका आंसर यही हो जाता। एक्सपैंडिंग इंडस्ट्री, देखो इंडस्ट्री को एक्सपैंड करोगे तो एक्चुअल में देखा जाए लॉन्ग टर्म में आपका डेफिसिट कम होगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो क्या है, फिलहाल के लिए तो आपको पैसे लगाना पड़ेगा, तो लगाओगे तो आपका डेफिसिट होगा। यस, इंडस्ट्री यदि एक्सपैंड हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न दे सकता है। तो ये आपका डी नहीं होगा, तो 1 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट का रहा ये, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये हाँ, एक, अरे ये इसमें थोड़ा जो है ये क्वेश्चन, हाँ, ये क्वेश्चन में एक तरह से आपका कह रहा कि टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द डेफिसिट,
तो इसमें रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी, ये एक्चुअल में ये यदि आप देखोगे तो 3 का 3 ये ऑप्शन आपका सेम है, ये चौथा ऑप्शन में वो चेंजेज एक तरह से है, ठीक है ना। तो इसमें यदि आप देखो तो इसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी एक तरह से आप इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस कर देते हो। तो इंपोर्ट ड्यूटी रिड्यूस करोगे तो क्या होगा कि आयात सस्ता हो जाएगा, तो अधिक से अधिक लोग आयात करने लगेंगे। तो इसका मतलब है रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटी आपके लिए कारगर नहीं होगा। ओके, जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दोगे तब वो कारगर होगा कि कम लोग परचेज करेंगे, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ भी आपका 1 और 3 एक्चुअल में देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस था, अदरवाइज फर्स्ट 3 ऑप्शन तो 1 और 3 आप ऑलरेडी देख ही चुके हो, तो इसका सी है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखो दो बजट है, दो होता है, एक रेवेन्यू बजट होता है, यानी रेवेन्यू बजट जो होता है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए मेनली जो आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर है, और जो कैपिटल बजट होता है कैपिटल में है कि लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएट करने के लिए आइदर हम पैसे लेते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन। तो कह रहा है कि कौन सा जो है कैपिटल बजट में होगा। अब देखो एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड बिल्डिंग मशीनरी, तो ये तो होगा ना, क्योंकि आप कोई भी बिल्डिंग मशीन ये सब यदि करते हो, परचेज करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो वो लंबे समय तक चलेगा। वो ऐसा नहीं है ना कि 1 डे और 1 मंथ या 1 ईयर में खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे मान के चलो ब्रिज बना दिए तो हो सकता है 50 ईयर्स तक वो चले। कोई आपने मशीन बड़ा सा ले आया, तो अब जेसीबी मान के चलो मशीन ले आया, तो बहुत लंबे समय तक किसी का घर गिराने में वो काम आएगा, ठीक है। तो वो आपका ये होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका लोन रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। यस, लोन जो आप प्राप्त करते हो वो भी कैपिटल में आता है, क्योंकि वो लोन लेते हो तो कुछ लोन आपके शॉर्ट टर्म में होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में। लेकिन फॉरेन का जो लोन लेते हो वो ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीना और 2 महीना। इन जनरल यदि शॉर्ट टर्म जब हम देखते हैं तो 3 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर्स, और लॉन्ग टर्म देते हैं तो 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर्स तक ये होता है। तो ये भी आपका जो है कैपिटल वाले में आएगा। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। तो लोन एंड एडवांसेस देते हो तो यही जो इसको माइनस करते हो तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आता है। लेकिन इसको क्या है, ये कैपिटल में करते हैं जो एसेट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए जब हम डालते हैं। तो ये 3 का तीनों आपका कैपिटल में। नेक्स्ट कह रहा है ये कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। देखो ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट ये होता है कि जैसे अभी वर्तमान समय में मान के चलो कि किसी को हम कुछ रेट पे ब्याज पे दे रहे थे। अब आपने कुछ पैसा ऑलरेडी लिया हुआ था बैंक से या जो भी है, या आप नए ले रहे हो, तो आज मान के चलो कि जो कॉस्टिंग पड़ता है बैंक को उस अनुसार, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो पहले लोन लिया गया है उसको भी आप उसी में करोगे। मार्जिनल का मतलब ये होता है ना कि जो आपका सीमांत लागत पर, यानी कि जो अब चार्ज हो रहा है, जैसे बैंक ने मान के चलो कि कुछ पैसे बैंक ने पहले से लिया हुआ था कहीं से, अब उसको सस्ते दर पे मिल रहा था तो बैंक भी सस्ते दर पर लेगा। लेकिन बैंक को यदि महंगे दर पे अब मिल रहा है तो बैंक भी अब जो लोन देगी वो महंगे दर पे। जैसे फॉर एग्जांपल लो, यदि आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा हुआ तो किसी टाइम देखोगे कि आपको 4.9% रेट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इनफैक्ट फिक्स डिपॉजिट की मैं बात कर रहा हूं, अदरवाइज जो आपका ये है सेविंग पे, तो सेविंग पे अभी एसबीआई तो बहुत कम देती है। इनफैक्ट रेपो रेट माइनस शायद 2.5 या कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट अभी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन रेपो रेट और माइनस समथिंग ये करके वो देती है। लेकिन मान के चलो फिक्स डिपॉजिट रखा तो 4.9%, लेकिन किसी टाइम देखोगे तो 5% दे रहा है, किसी समय 5.1%। सेम सिचुएशन जब बैंक लेंड करती है किसी को, हाउस रेंट, व्हीकल रेंट या पर्सनल हाउस लोन या व्हीकल लोन या फिर पर्सनल लोन या कुछ ऐसा, तो उसमें भी आपका यही सिचुएशन होता है कि जिस अनुसार नेक्स्ट फंड उनको कॉस्टली पड़ रहा है तो वो आपको कॉस्टली देंगे, उनको सस्ता पड़ रहा है तो वो आपको सस्ता देंगे। तो ये कह रहा है दिस गाइडलाइंस हेल्प इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक्स फॉर डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट्स ऑन एडवांसेस। देखो यही चीज है कि यदि बैंक को सस्ता पड़ रहा तो बैंक सस्ता पे आपको देगी, बैंक को कॉस्टली पड़ रहा तो कॉस्टली, यानी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने के लिए। तो फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है
These guidelines help ensure availability of bank credit at interest rate which are fair to the borrowers as well as the banks. बैंक को भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए और आप पर भी अधिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए, तो ये दोनों इंश्योर करता है। तो ये आपका दोनों के दोनों सही है, तो ये आपका सी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। इन लेमन टर्म में ये समझो कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो होता है कि बैंकों को कुछ पैसे अपने पास रखने होते हैं। अपने पास जैसे सीआरआर में रखता है, एसएलआर में रखता है, और कुछ और होता है टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल। इस ढंग से होता है कि इन केस यदि कोई सिचुएशन होता है तो उसको में बैंक जो है सरवाइव कर पाए। तो कह रहा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक्स हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स to offset any loss that banks incur if the account holders fail to repay due। अब मान के चलो किसी को बैंक ने दे दिया लोन पे, विजय माल्या और ऐसे लोगों को दे दिया। अब विजय माल्या वहां निकल गया इंडिया से, तो ऐसे सिचुएशन में बैंक को कुछ ये रखना होता है पैसे, ताकि एक तरह से रिस्क प्रीमियम के तौर पे कुछ रखना पड़ता है, ताकि सिचुएशन बुरा आए तो बैंक उस चीज को यूज कर सके। तो ये सही है। नेक्स्ट है सीएआर इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। नो, ये ईच इंडिविजुअल बैंक के द्वारा, ईच इंडिविजुअल बैंक के द्वारा रहेगा ना, तो बैंक अपने अनुसार रखेंगे। ये एक आपने कहा आरबीआई इस चीज को करती है। तो सेकंड आपका गलत हो गया, तो ओनली वन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है which one of the following statements correctly describes the meaning of legal tender of money। तो देखो लीगल टेंडर ऑफ मनी का मतलब ये होता है, हमने इसको पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी लीगल टेंडर मनी का मतलब नॉर्मली होता है कि कोई वो पैसे जिसमें आप भुगतान कर सकते हैं और जिसको कोई मना नहीं कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल हम कैश, कैश जो है मोस्ट लिक्विड है, कैश कोई भी ले लेगा। एक छोटा बच्चा है वो भी यदि कैश जाकर के दुकान में दे रहा है वो सामान खरीद के आ सकता है। लेकिन यदि आप कोई क्रेडिट या आपने चेक या डिमांड ड्राफ्ट ये सब कुछ रखे हुए हो, तो हो सकता है कोई दुकान की में आप जाओगे 10 रुपए का सब्जी लेने के लिए और उसको डिमांड ड्राफ्ट दोगे, तो वो डिमांड ड्राफ्ट लेने से मना कर सकता है, चेक बुक लेने से मना कर सकता है, या फिर ऑनलाइन बोलोगे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हम ट्रांसफर करेंगे, वो मना कर सकता है। लेकिन 10 रुपया का नोट जो है वो मना नहीं कर सकता, बशर्ते कि अब वो एकदम फटा हुआ ना हो या उस सिचुएशन लायक ना हो, ठीक ठाक नोट है तो वो ये करेगा। तो ये क्या है, पहला the money which is tendered in courts of law to defray the fee of legal cases। no, ये ऐसा नहीं है कोर्ट केस में वाली। the money which is a creditor is under compulsion to accept in settlement of his claims। yes, यही होता है कि वह मुद्रा जो आपका किसी के पास उधार है, यानी कि आप किसी का उधार रखे हुए हो, तो ये पैसा यदि आप दोगे तो उसको एक्सेप्ट करेगा, तो वो लीगल टेंडर। यानी कि रुपया में आप क्या नोट में देखते हो कि मैं धारक को इतना रुपए अदा करने का वचन देता हूं कि आई मेक ए प्रोमिस टू मेक दिस पेमेंट ऑफ रुपी वर्थ इतना। 100 रुपी का नोट है तो 100 रुपी आप उसको पे कर सकते हो, 200 है तो 200 के फॉर्म में आप पे कर सकते हो। तो ये है। नेक्स्ट करा द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल। हम ऑलरेडी बताया कि चेक कोई मना कर सकता है आपको लेने से, डिमांड ड्राफ्ट आपको मना कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज लेने से कोई मना कर सकता है। नेक्स्ट है मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन। नो, मेटालिक मनी नहीं, सिर्फ वो दोनों मनी आता है, या तो आपका क्वाइंस भी आता है, क्वाइंस के केस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं और करेंसी के नोट्स में इन जनरल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट। अब कोई कमोडिटी आप फ्री प्रोवाइड कर रहे हो, तो फ्री तो कुछ भी नहीं होता है, देयर इज नथिंग सच एज फ्री लंच, वो जो है। तो आप किसी चीज को फ्री यदि प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका कॉस्ट जो है कोई और बियर करेगा, ये तो होगा ही कि उस कॉस्ट को कोई और वहन करेगा। तो कह रहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो। नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो तो नहीं होगा, यानी उसमें तो कुछ ना कुछ कॉस्ट लगा हुआ ही है। कह रहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड, इग्नोर्ड भी नहीं किया जाता है। ये क्या होता है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक। ये सही होगा कि जैसे यदि किसी गरीब को पैसे दिया जा रहा है, मान के चलो कि चावल, राइस और व्हीट फ्री यदि दिया जा रहा है, तो फ्री तो कहीं मिलता नहीं है, किसान को उसमें पैसा लगता है, सरकार को प्रोक्योर करने में पैसा लगता है। तो सरकार क्या है, मजदूरी करके तो नरेंद्र भाई अपना देते नहीं है,
वो तो टैक्स पेयर वाले मनी से ही देते हैं। तो जो आपका ये टैक्स पेयर हैं उनको बर्डन एक्स्ट्रा बियर करना पड़ता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी एट द एंड ऑफ द डे कहां से वो पे करती है, यहीं से पे करती है ना। तो ये आपका सी अल्टीमेटली होता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, इन नॉर्मल हम कहते हैं ना कि जैसे जैसे आपका जीडीपी अधिक, जीडीपी का परसेंटेज के टर्म में इन्वेस्ट अधिक करते हो तो आपका रिटर्न अधिक मिलना चाहिए। मान के चलो कि यदि आपको ग्रो करना है 10% के रेट से, तो कुछ परसेंट तो आपको खर्च करना पड़ेगा। सपोज 30% ऑफ जीडीपी या 40% ऑफ जीडीपी या 50% ऑफ जीडीपी, तो उतना आपको जब इन्वेस्ट करोगे नया, तभी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यदि नया आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका प्रोडक्शन कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मशीनें हैं वो तो घिस रही है। तो जो लास्ट ईयर मशीनें जितनी थी, आप उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कुछ मशीनें तो घिस करके खत्म हो गई, तो कुछ मशीन काम करना बंद कर दिया। कुछ जो है 100% इफिशियंसी पे चल रहा है वो 90% पे चलने लगेगा। फिर आपको 90% से 80% इफिशियंसी पे चलने लगेगा। जो 80% में चल रहा था वो 70% के इफिशियंसी पे चलने लगा। तो हमें हर साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन कहता है कि इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी डेवलपमेंट नहीं होता, उसके क्या कारण है? तो पहला ये कहता है कि ये इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चरल आउटपुट। अब कह रहा है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चरल आउटपुट। नेक्स्ट आपका कहता है एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट। नेक्स्ट कहता है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इंपोर्ट्स ग्रो फास्टर देन। अब ये देखो, कह रहा है कि यदि आपका ये इंक्रीज एब्सोल्यूट आपका इनकम हो रहा है और पर कैपिटा रियल जीडीपी भी बढ़ रहा है। मान के चलो कि कंट्री आपका है, तो इस कंट्री में सपोज कुछ 3 ट्रिलियन आपका जीडीपी है, ये बढ़ रहा है। अब ये बढ़ रहा है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब कैसे हम जानेंगे कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है ना कि जो भी रिसोर्सेस आ रहा है, पैसे जो भी आ रहा है, वो कुछ लिमिटेड लोगों के पास ही जा रहा है। वो जो कहते हैं ना अंबानी और अदानी के पास जा रहा है। तो मान के चलो कि अचानक मुकेश अंबानी का इनकम बहुत बढ़ जाए, तो एग्रीगेट भारत का इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन पुअर पीपल को नहीं पहुंच पा रहा तो डेवलपमेंट कैसे होगा? लोगों के पास गरीबी यदि बढ़ने लगे, भूखमरी बढ़ने लगे, तो ये आपका नहीं होगा। तो ये सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज ए कंसेप्ट इज बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स। तो देखो, दो टाइप के होते हैं कैपिटल, एक फिजिकल कैपिटल होता है और एक ह्यूमन कैपिटल होता है। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है? आपके पास कोई मशीन है या आपके पास कोई बिल्डिंग है जिससे आप रेंट वसूल कर रहे हो, या मशीन है जो आपका चल रहा, व्हीकल है, या जो भी तरीके का जो भी कुछ है, ट्रैक्टर आपके पास है, ट्रॉली है, व्हाटसोएवर। तो ये कह रहा कि ह्यूमन कैपिटल क्या है? तो कह रहा इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। देखो, ये कह रहा बेटर एक्सप्लेन्ड इन, तो कह रहा कि इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री टू एक्यूमुलेट मोर कैपिटल। तो मोर कैपिटल इंडिविजुअल एक्यूमुलेट कर रहा है तो वो तो ह्यूमन कैपिटल नहीं है ना। यदि पर्सन जो है नॉलेज गेन कर रहा है और या फिर अपना वैल्यू एडिशन कर रहा है, वो ह्यूमन कैपिटल होता है। एक घर से आप 2 घर खरीद लिए, या एक ट्रैक्टर से 2 ट्रैक्टर खरीद लिए, या 1 कार से 2 कार, तो वो ह्यूमन आपका कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। यस, ये सही है कि यदि आपका स्किल्स बढ़ रहा है, कल के डेट में मान के चलो कि आप पर आवर 100 रुपया प्रोड्यूस कर रहे थे और आपने स्किल प्राप्त कर ली तो 200 रुपी पर आवर आप अचीव कर रहे हैं, तो ये आपका स्किल डेवलप होगा, उससे कर रहे हैं। नेक्स्ट है एक्युमुलेशन ऑफ टेंजेबल वेल्थ। तो टेंजेबल वेल्थ आपका यही ए वाला जैसे है कि आपने एक घर से 2 घर खरीद लिया, एक बंगला से 2 बंगला, एक गाड़ी से 2 गाड़ी, तो ये भी नहीं होगा। तो 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो 1 जिसमें है वो हटा दो, 3 जिसमें है वो हटा दो, तो 2 तो है, तो 2 और 4, अब 4 पे हमारा दारोमदार है। एक्युमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल वेल्थ, इनटेंजिबल वेल्थ है, सही है, जो अगोचर है, यानी कि जो दिख नहीं रहा। जैसे आप
बहुत पढ़े लिखे हैं, तो आप एक बोर्ड लेकर के नहीं चल रहे हैं ना कि ही इज MA BA डॉक्टर इंजीनियर व्हाटसोएवर। तो आपका ये जो सिचुएशन होगा, तो वो ये कंडीशन होगा कि आपके पास इंटेंजिबल एसेट है, वो आपका दिखेगा नहीं, लेकिन वो स्किल में आपका आता है, तो 2 and 4 आपका होगा। नेक्स्ट है, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। तो जो आपका सेविंग तो हो रहा है, लेकिन वो सेविंग जो है आउटपुट प्रॉपर नहीं दे रहा है। तो सेविंग को आपने किया, कैपिटल फॉर्मेशन आप कर रहे हैं, वो आउटपुट नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है कि जो आपने कैपिटल लगाया है उसकी इफिशियंसी सही नहीं है। कि मान लिया पैसा आपने किसी ऐसे आदमी के दे दिया हाथ में जो प्रॉपर तरीका से उसको यूज नहीं कर पा रहा। तो देखो, बिग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में भी हो सकता है, लेकिन हम आगे देखते हैं। इलिटरेसी, देखो इलिटरेसी से कोई मतलब नहीं है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी से कोई मतलब नहीं। ये हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है। देखो एक्चुअल में ये भी पहला ए भी हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इसको हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो का क्या मतलब होता है? जैसे मान के चलो कि वो कहते हैं ना कि सपोज आपको 1 रुपी अर्न करने के लिए यदि 5 रुपी लगाना पड़े, तो इसका मतलब क्या है, 10 रुपी अर्न करने के लिए आपको 50 रुपी लगाना पड़ेगा। लेकिन यही 1 रुपी अर्न करने के लिए आपको 10 रुपी लगाना पड़े, तो इसका मतलब क्या है, 10 रुपी अर्न करने के लिए 100 रुपया लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ इफिशियंसी आपका कम है और यहाँ इफिशियंसी आपका ज्यादा है। तो इसका मतलब है हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, यानी पर यूनिट आउटपुट को पाने के लिए आपको कैपिटल ज्यादा लगाना पड़ रहा है। इससे ये मतलब होता है, जस्ट इमेजिन करो कि कैपिटल आउटपुट रेशियो लो हो, तो इसका मतलब है 1 यूनिट लगाओ और 1 पाओ। तो क्या मजा आ जाएगा ना कि आप 20% यदि अपना जीडीपी लगा दोगे तो 20% वो बढ़ जाएगा। तो ये सब करेगा, लेकिन इधर बीच में क्या हुआ कि आपका कैपिटल का एफिशिएंसी कम हो गया। इसका मतलब है कैपिटल आउटपुट रेशियो आपका ज्यादा है, कि अधिक आपको पैसे लगाना पड़ता है आउटपुट प्राप्त करने के लिए। तो ये आपका डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये आपको कंसीडर ये करना है कि सही है या नहीं है। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो स्टेट, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सिक्योरिटी को डील करती है, उसको मैनेज करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ये नहीं होगा। अब 3 दोनों में है, तो हमारा मेन दारोमदार क्या है, 2 पे है। तो ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यस, ये जो ट्रेजरी बिल्स है, जो गवर्नमेंट के प्रॉपर वो बिल्स है, तो वो अभी तक का जो प्रोविजंस है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट जारी कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी बिल जारी करने का अधिकार नहीं है। तो ये फर्स्ट सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट तीसरा ऑलरेडी सही है। देखो, ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इशूड एट ए डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। इसका देखो मतलब क्या होता है, ये सही है। इसका मतलब क्या होता है, डिस्काउंट रेट का मतलब जैसे क्या होता है ना कि नॉर्मल में क्या होता है, किसी से आपने पैसे लिए तो 100 रुपया लिए, मान के चलो आपको 5% इंटरेस्ट पे करना है पर ईयर। तो यानी पर ईयर आप जो है 5 रुपी उसको इंटरेस्ट दे दोगे, आपका प्रिंसिपल जो है वो 100 होता है। लेकिन जो ट्रेजरी बिल होता है वो डिस्काउंटेड पे होता है पार वैल्यू से। इसका मतलब है कि डिपेंडिंग ऑन कि उस समय इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, तो 100 रुपया का जो ट्रेजरी बिल होगा वो डिस्काउंट रेट पे गवर्नमेंट सपोज 95 पे बेच रही है या 96 पे बेच रही है या 97 पे बेच रही है, तो उसका वैल्यू 100 रुपया है, लेकिन बेच रही है 95, 96, 97 डिपेंडिंग ऑन की इकोनॉमी में क्या स्थिति है। लेकिन जब आप रिडीम करोगे तो आपको 100 रुपी मिलेगा। यहाँ क्या हो रहा है कि 100 रुपी मिल रहा है, उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है। यहाँ क्या है कि आपको पैसा कम देना पड़ रहा है, और जब रिडीम करोगे यानी जब आपका वो टाइम पूरा हो जाएगा तो आपको पूरा 100 रुपया मिल जाएगा। तो ये एक तरह से ब्याज है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके का ब्याज है। तो ये मतलब होता है डिस्काउंटेड, कि एक्चुअल में 100 रुपया लगना था, लेकिन आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है कि 100 रुपया में ये नहीं मिलेगा, आपको 95 में मिलेगा। समटाइम होता है कि 80 में ही मिल सकता है, समटाइम है आपका 85 में मिल सकता है। लेकिन जब आपका टर्म पूरा होगा तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो कम आपने लगाया, ज्यादा मिला। यहाँ है आपने ज्यादा लगाया, फिर इंटरेस्ट उस पर मिल रहा। तो ये बी और सी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप कि ये चीज डिस्काउंट
समझ में आपको आ गया? जगदीश आ गया समझ में? ओके, नेक्स्ट आपका है 54। ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन होलसेल प्राइस इंडेक्स। यह सही है, जो फूड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में ज्यादा होगा, क्योंकि कंज्यूमर एक जो इंड कंज्यूमर है वो मेजोरिटी इंडिया के मासेस जो देखोगे तो क्या है, फूड आइटम सबसे ज्यादा खरीदते हैं ना। अब कार तो सब लोग नहीं खरीदेगा, बड़ी मशीनरी तो सब लोग नहीं खरीदेगा, जेसीबी तो सब लोग नहीं खरीदेगा, लेकिन फूड आइटम तो सब खरीदेगा। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स की तुलना में जो फूड आइटम का वेटेज ज्यादा होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, WPI does not capture changes in the prices of services which CPI does। ये भी आपका सही है कि WPI जो है वो आपका सर्विसेज को कैप्चर नहीं करता है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इसको कैप्चर किया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो सर्विसेज भी अवेल कर रहा है, तो उसमें भी तो ये सेकंड भी आपका सही है। नेक्स्ट है, RBI has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rate। नो, ये आपका CPI है, और ये इनफैक्ट RBI के जगह कह सकते हो MPC। ओके, मेनली MPC। तो MPC इसको करती है CPI पे 4+-2, यानी 4% आइडियल में इन्फ्लेशन होना चाहिए, लेकिन +-2 ब्रैकेट, तो ये आपका ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 55। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटी। ये आपका गलत है। जो प्राइवेट एंटिटी है वो गवर्नमेंट ही सिर्फ नहीं है आपका, जैसे मान के चलो कि इन्फोसिस है या कोई अपनी कंपनी खोल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टार्टअप खोला, तो स्टार्टअप में हमने देखा था ना, वेंचर कैपिटल एक होता है कि शुरू में आप रिस्क वाला तो लगा दिए, लेकिन वो कंपनी ठीक ठाक मान के चलो, जैसे अनअकैडमी है, बायजू है और स्विगी है और बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जोमेटो है। तो अब इन कंपनियों ने शुरू में तो पैसे लगाया, लेकिन उसके बाद फिर जो एक्सटर्नल सपोज वो लोन ले रहा है, तो कंपनियां ज्यादा है, तो इंडिया का मैक्सिमम जो एक्सटर्नल डेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डोमिनेटेड इन US डॉलर। देखो ऑल जहां आया तो ये आपका गलत, क्योंकि आपने येन में भी लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जो हम ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें भी हमने जापान से लिया। फिर जो हम बुलेट ट्रेन बना रहे हैं अहमदाबाद से मुंबई, उसमें भी जापान से ले रहे हैं, तो वो जापानीज सपोज येन में आपको दे रहे हैं, तो पूरे के पूरे डॉलर में नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो गया, तो डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट का रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, चलो जगदीश, इसको हमने डिस्कस किया था, कौन सा होगा सर? डिपॉजिट। हाँ, देखो जो बैंक में हमने डिपॉजिट कर रखा है, तो बैंक उसको एसेट नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि हम जब चाहेंगे उसको ले आएंगे। लेकिन बैंक जो लोन दिए हुए हैं या बैंक जो इन्वेस्ट किए हुए हैं, और या फिर बैंक किसी बैंक वगैरह से दूसरे बैंक से वो इन नॉर्मल लेती है, तो वो उनके एसेट में अकाउंट होता है, लेकिन डिपॉजिट कभी भी काउंट नहीं होता है, क्योंकि डिपॉजिट जब भी होगा कोई भी, वो जाएगा मांगने के लिए। तो कोई भी हमने जैसे देखा था कि लोन जो लोन लिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो काउंट नहीं होता। और से ही ये जो बैंक में डिपॉजिट हमारा है, इसका मतलब बैंक तो लोन ही है ना बैंक के लिए, तो वो काउंट नहीं होगा, तो बी इसका। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which one of the following is not the most likely measure of government or RBI takes to stop the slide of Indian rupee। इंडियन रूपी का यानी कि डिवैल्यू हो रहा है, तो कौन सा जो है वो एक उपाय नहीं है। तो कह रहा है कि कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन इसेंशियल गुड्स एंड प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट। यस, ये सही है। नॉन इसेंशियल जो आप आइटम है उसको आप कंट्रोल करोगे और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दोगे, तो इसका मतलब है हमारा रुपया मजबूत होगा। तो इसका मतलब कह रहा है ये, लेकिन नोट है कह रहा है, तो इसका मतलब तो ये स्टेटमेंट सही है, तो हम नोट ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रूपी डेनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। यस, रूपी डेनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड कोई भी इशू करेगा तो लोगों को रुपये की जरूरत होगी, तो रुपया का अधिक डिमांड होगा। जब रुपया का अधिक डिमांड होगा तो रुपया का कीमत बढ़ेगा, तो इसका मतलब स्लाइड नहीं होगा, तो ये भी आपका सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट करा, ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। अब देखो
यदि आपको एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग इजी हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी आदमी को आराम से पैसे मिल सकते हैं, तो इस वजह से कोई टेंशन नहीं रहेगा, बहुत अधिक हमारे रुपए पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है तब भी हमारा ये नहीं होगा। लेकिन ये कह रहा फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जब आप एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हो तो इसका मतलब क्या है कि हमारे इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन अधिक हो जाएगा। ओके, तो ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन जब अधिक होगा तो किसी चीज में तो अधिक पैसे की रुपए की जरूरत पड़ेगी। जब अधिक रुपए की जरूरत पड़ेगी तो इसका मतलब है प्रति डॉलर जो है आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा रुपया को कम करने में हेल्प नहीं करेगा, तो ये आपका हेल्प नहीं करेगा। ओके, ये मदद नहीं करेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो हमने 47 ये 57 टोटल क्वेश्चन ये करे